हेलो एवरीवन, दिस इज उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा मैथ्स का 4th चैप्टर जो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर जो चैप्टर है हमारा, इससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स जैसे कि एक्सपोनेंट, पावर, बेस क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखते हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है। इसके साथ ही हमने एक्सपोनेंट्स के जितने भी लॉज थे यानी 7 लॉज जो हमें पढ़ने थे वो भी हमने पढ़ लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स इन एक्सप्रेसिंग लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स। यानी इस लाइन को पढ़ के तुम्हें ये बात तो समझ में आ रही होगी कि एक्सपोनेंट जो होता है वो हमें किसी लार्ज और स्मॉल नंबर को यानी किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। यानी अगर हमारे पास कोई नंबर है तो उस नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? चलो देखते हैं कैसे। जस्ट सपोज तुम्हारे पास कोई नंबर है 5 लाख। अब हमें ये देखना है कि इस नंबर को, इस गिवन नंबर को हम एक्सपोनेंट्स के हेल्प से कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये तो काफ़ी लार्ज नंबर है, 5 लाख बड़ी क्वांटिटी है। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1 लाख, है ना। हम जानते हैं जब हम 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, फॉर एग्जांपल 10 इंटू 10, तो रिजल्ट में क्या आता है 100। इसी तरह से अगर हम 100 और 10 को मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट आता है वो होता है 1000। यानी ये जो 1000 है ये 10 और 100 और 10 का प्रोडक्ट है। 100 में था 2 ज़ीरोस, 10 में है 1 ज़ीरो, यानी जो इनका रिजल्टेंट होता है उसमें 000 आ रहा है ना। तो ये जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअल में कैसे आया, 100 इंटू 10 तो वही रहेगा, बस जीरो जो है इन दोनों के टोटल जीरोज होते थे वही लग जाता है इसमें। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ हैं तो कोई दो ऐसी क्वांटिटी या कई सारी ऐसी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही होगी जिसके वजह से यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, है ना। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 1 लाख है ये एक्चुअल में 5 टाइम्स 10 के मल्टीप्लिकेशन से आया होगा, है ना। हम अगर 5 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 है सब में, तो 1 का तो 1 ही रहता है और जितने जीरोज मल्टीप्लाई हो रहे हैं उतना ज़ीरो हमारा प्रोडक्ट में आ जाता है। सो दिस इज़ एक्चुअली 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ये हमें मिलेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि दिस इज़ 10 इंटू 10 इंटू 10 5 टाइम्स, यानी कि 10 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स दिस 1 लाख कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्यों? क्योंकि 1 लाख 5 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई करने पे आया और 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि अगर वही नंबर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नंबर हो जाएगा बेस में, और जितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हो जाएगा उसका एक्सपोनेंट। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से हम किसी भी लार्ज नंबर को एक्सपोनेंट के हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और तरीका है इसको एक्सप्रेस करने का। यहाँ हमने ले लिया 5 इंटू 10 टू द पावर 5। अब इसकी जगह हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। मान लो हमने लिख दिया कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 50 एंड 10,000, है ना। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 5 लाख। सो दिस इज 50 इंटू 10,000। अब ये जो 10,000 है ये एक्चुअल में है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। सो अगेन इसे हम लिख सकते हैं 50 इंटू दिस इज 10 टू द पावर 4। तो हमने देखा कि हम इसे अलग अलग तरीके से एक्सपोनेंशियल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं। मान लो अब हम 500 ले लेते हैं, है ना। तो दिस इज 500 इंटू 1000। सो अब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ है 500, सो दिस विल बी 500 इंटू 10 टू द पावर 3। यानी यहाँ ये जो नंबर है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट में, यहाँ पर इस नंबर के प्लेस पे हम कुछ भी ले सकते हैं, 5, 500, 50, 5000 कुछ भी ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये आगे वाला टर्म आता है ना। यहाँ पे जितने नंबर को हमने लिखा उसके अकॉर्डिंग जितने जीरोस बचे उतने टाइम्स 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, और उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि उसके अकॉर्डिंग ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो ये था हमारा वे जिससे हम किसी भी लार्ज नंबर को एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? अब देखते हैं कि इन तीनों में से सबसे परफेक्ट वे कौन सा है। क्या हम किसी नंबर को, एक ही नंबर को बार बार इस तरह से अलग तरीके से एक्सप्रेस करेंगे? तो इसका आंसर है नहीं।
अब हम देखते हैं कि इन तीनों में से परफेक्ट फॉर्म कौन सा है। तो ये जो वे है लिखने का एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में किसी भी नंबर को, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में k इंटू 10⁻n है। ये क्या है? ये k कोई नंबर है ना, जैसे यहाँ पे 5 है तो ये एक नंबर है, और n क्या है? तो n कोई भी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। यानी हम k इंटू 10⁻n के फॉर्म में किसी भी इस तरह के लार्ज नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हमने देख लिया। अब हमने 3 फॉर्म्स देखे थे, एक था 5 इंटू 10⁻5 है ना, एक था 50 इंटू 10⁻4 और एक और फॉर्म था 500 इंटू 10⁻3। इन तीनों फॉर्म्स में से ये जो 5 इंटू 10⁻5 है, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। 3 फॉर्म्स हैं, इनफैक्ट और भी फॉर्म्स में लिख सकते हैं हम। नंबर और बड़ा होगा तो हम इसे और 10⁻10 10⁻9 इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है इसे कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी ये जो 5 है ये एक्चुअल में इस k की वैल्यू है, यानी ये जो k है इसकी वैल्यू अगर 1 या फिर 1 से बड़ी हो और 10 से छोटी हो, तब हम कहेंगे कि ये जो एक्सपोनेंट का फॉर्म यूज़ कर रहे हैं हम, जिसमें नंबर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। लिखने का दोनों ही तरीका सही है, पर इस फॉर्म को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये फिक्स कर दिया गया है, यानी इसी फॉर्म में लिखना स्टैंडर्ड माना जाता है। क्लियर है? तो जब भी इस टाइप के नंबर्स को हम एक्सप्रेस करेंगे, हम उसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब हम इसे समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स तुम्हें दिख रहे हैं, तुम्हें इन्हें k इंटू 10⁻n के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। हमने अभी अभी देखा था कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ऐसे नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करने का। k की वैल्यू क्या होती है? 1 से 10 के बीच में लाई करती है। तो अब हम देखेंगे कि इस नंबर को हम इस तरह से कैसे लिख सकते हैं, है ना। हम अगर इस टर्म को डायरेक्टली इस फॉर्म में लिखें तो हम कुछ इस तरह से लिख देंगे 147 इंटू 10⁸ जीरोज़ हैं तो 10⁸, पर वो जो 147 आएगा क्या वो k की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग k की वैल्यू 1 से 10 के ही बीच में होनी चाहिए, पर यहाँ पर तो नंबर दिख रहा है 147, जो एक काफ़ी लार्ज नंबर है रेंज के अकॉर्डिंग, है ना। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर के एंड में कोई, मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर होता है तो हम ऐसा मानते हैं कि उसके एंड में डेसिमल है और डेसिमल के बाद 0 एग्जिस्ट करता है, जिसका एक्चुअल में कोई मतलब नहीं होता। हम उसे लिख के नहीं दिखाते, पर इन नंबर्स के एंड में, हर नंबर के एंड में एक डेसिमल होता है। क्लियर है? अब अगर इस डेसिमल को हम यहाँ लेते आए 1.47, तो क्या ये 1.47 इस रेंज में लाई करेगा? ऑब्वियसली लाई करेगा, क्योंकि 1.47 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो हमें क्या करना है? इस नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते टाइम, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए इसी डेसिमल को बस इस पोजीशन पे ले आना है। तो जब हम डेसिमल को, ये है ना राइट साइड है, राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव करते थे, तो जो नंबर है, जैसे ये अगर हम इसे लिख दें 1.47, है ना, डेसिमल को हमें कितने टाइम्स मूव करना होगा यहाँ पर लाने के लिए? तो देखो एक एक करके ये स्टेप आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने टाइम्स हम आगे बढ़े? 9 टाइम्स, सॉरी 10 टाइम्स, 1 पॉइंट होगा ना। तो यहाँ पर हम आएंगे तो 10 टाइम्स हम बढ़े हैं, ताकि ये जो डेसिमल है ये हमारा इस पोजीशन पे आ जाए। तो सिंपली ये हो जाएगा 1.47 इंटू 10⁻10, यानी इस नंबर में हम 10⁻10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये हमारा नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमें k की वैल्यू को सेटिस्फाई करना था, हमें इस फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में से एक्सप्रेस करना था। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ये नंबर एक डेसिमल नंबर है, यानी यहाँ पे जो डेसिमल है ना 0.000236, ये नंबर डेसिमल है। अब यहाँ पे भी हमें इसे k इंटू 10⁻n के ही फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब यहाँ पर देखकर तो पहले तो कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तुम लोगों को कि ये तो इस साइड 0 आ गया, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हम सिंपली इस डेसिमल को इस तरह से मूव करेंगे कि k की वैल्यू फिर से उसी रेंज में मिल जाए। तो इस डेसिमल को हम ले जाएंगे इस पोजीशन पे 2 के बाद, ताकि ये आ जाए 2.36, है ना।
अगर डेसिमल को वहाँ लेते जाएंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा 2.36। अब ये 2 जो है 1 और 10 के बीच में आता है, तो k की वैल्यू तो हमें मिल गई, लेकिन ये जो इंटू 10 टू द पावर n आएगा, यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी? तो देखो n को यानी डेसिमल को हमने कितने टाइम्स मूव किया है? तो डेसिमल को हमने मूव किया है 1 2 3 4 टाइम्स, पर इस बार हम लेफ़्ट से राइट साइड जा रहे हैं, तो पावर जो होती है यानी ये जो नंबर है वो नेगेटिव में आ जाएगा -4। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इस नंबर को हम लिख सकते हैं ना 236 अपॉन, इस तरह से लिखते थे ना डेसिमल नंबर्स को, कितना है ये 1 होगा और ये 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज़ एक्चुअली 10 टू द पावर 6 है ना, 10 की पावर जितनी भी है, या इसको तुम लोग इस तरह से लिखते थे, 6 ज़ीरोज़ लगा दिए हमने, सो दिस इज़ एक्चुअली 236 इंटू 10 टू द पावर 6। हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर कोई नंबर है 1 अपॉन एक्स टू द पावर m, तो उसे हम लिख सकते हैं x टू द पावर -m, है ना। ये x टू द पावर -m x टू द पावर m का रेसिप्रोकल होता था। तो यहाँ पे भी अगर 1 अपॉन 10 टू द पावर 6 है, तो जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसकी भी पावर का साइन चेंज हो जाएगा और इसे हम लिखेंगे 10 टू द पावर -6। अब यहाँ पे k आ रहा है 236, n की वैल्यू आ रही है -6, तो ये जो 236 है इसको अब हमें फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म के रेंज में ही लाना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही मान लेंगे, यहाँ डेसिमल है, ये डेसिमल 2 प्लेसेस आगे आएगा, तो ये हो जाएगा 2.36, और ये जो 10 टू द पावर -6 है इसमें 2 का एडिशन होगा, क्योंकि ये डेसिमल 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -4। यानी इस तरह के डेसिमल नंबर्स को तुम किसी भी वे से एक्सप्रेस कर सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना। एक तो डायरेक्ट मेथड है कि 2.36 लिख दिया इंटू 10 टू द पावर, जितने टाइम्स डेसिमल मूव करने की ज़रूरत है हमें, वही उसका पावर हो जाएगा बट इन नेगेटिव साइन। और अगर इस तरह से करोगे तो पहले तुम्हें इसे नॉर्मल फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, उसके बाद ये है 10 टू द पावर 6, उसके बाद फिर से तुम्हें वही डेसिमल को शिफ्ट करना होगा, है ना, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4। तो दोनों ही प्रोसेस आसान है, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, तो अगर तुम इस प्रोसेस से डायरेक्टली लिख सकते हो तो ये इजी होगा तुम लोगों के लिए। क्लियर है इतनी बात, कैसे हमने नंबर्स को एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस किया। अब हम इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस के पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें तुम्हें 2 टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, और इस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के बाद हमें इसे उसी फॉर्म में k इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। क्लियर है, तो सबसे पहले तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे मल्टीप्लाई करते वक्त हम क्या करेंगे, ये जो टर्म्स हैं, चलो पहले तो इसे मल्टीप्लिकेशन करके दिखा देते हैं कि हमें इसे और इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है ना, ये लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन के वक्त, पहले हम ये जो नंबर्स हैं जो बेसिकली हमें k की वैल्यू देने वाले हैं, उन टर्म्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये जो 10 की पावर में एक्सप्रेस्ड है टर्म्स, इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के साथ पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक साथ करना है, और अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक साथ करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें रिजल्ट मिलेगा 1.32। क्लियर है, और अब इसे मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे। बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, और ये हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा 1.32 इंटू 10 टू द पावर 6। क्लियर है ये बात, ठीक। अब ये तो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद इसे आसानी से हमने एक्सप्रेस कर दिया हमारे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्सपोनेंट में, है ना। चलो अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम डिवीज़न का केस देखेंगे। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल गिवन है इसमें तुम्हें इन टर्म्स को पहले डिवाइड करना है ना, इसे एक्सप्रेस करना है k इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में। तो एक्सप्रेस करने के लिए पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपस में डिवीज़न में है, तो हम क्या करेंगे, ये 1.2 और 2.4 को एक साथ डिवाइड कर देंगे, और ये जो 10 की पावर में नंबर्स हैं
इनको अलग डिवाइड करेंगे, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं इनको। तो ये हो जाएगा 1.2 अपॉन 2.4, यानी ये जो डेसिमल है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही नंबर्स में डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, इसके बाद सिर्फ 2 है और इसके बाद सिर्फ 4 है, तो डेसिमल इनका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 12/24 हो जाएगा, and this is multiplied by 10 to the power 5 and this is being multiplied by 10 to the power -2। ठीक, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये 12 और 24 कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, 12 2 जा कितना होता है 24, सो दिस इज 1/2। ठीक, और अब ये जो डिवीज़न है ये कैसे होगा, तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं देखो इनका बेस सेम है, दोनों का ही बेस क्या है 10 और इनकी पावर डिफरेंट है। तो हमने सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में देखा था कि अगर हमें किसी दो ऐसे नंबर को डिवाइड करना हो जिसका बेस सेम हो और उनका एक्सपोनेंट चाहे कुछ भी हो, तो उनका जो रिजल्ट आता है उसमें बेस वही नंबर होता है और उसके पावर्स का डिफरेंस निकाल दिया जाता है ना, सब्ट्रैक्शन कर देते थे। सो दिस इज 5 माइनस, ये माइनस है इसलिए क्योंकि हमें इन दोनों टर्म्स का सब्ट्रैक्शन करना है, और ये माइनस इस 2 का नेगेटिव साइन है, ये 2 एक नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर है, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10 to the power 7, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इंटीजर्स चैप्टर में पढ़ा होगा। अब 1/2 इंटू 10 to the power 7 है, तो अब हम इस 1/2 को भी सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0.5 इंटू 10 to the power 7। अब देखो ये देखने में तो लग रहा है कि इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, लेकिन यहाँ पे k की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। 0.5 जो है वो 1 से छोटा है, लेकिन k की वैल्यू 1 या फिर 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी इस 0.5 में हमें इस पॉइंट को शिफ्ट करना होगा। अब हम इसे शिफ्ट कर देंगे राइट साइड, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 to the power 6, है ना। ऐसे भी समझ सकते हो कि इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 5/10 और ये है 10 to the power 7, यहाँ है पावर 1, यहाँ है पावर 7, इन दोनों के पावर्स का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और वो हो जाएगा 5 इंटू 10 to the power 6। तो ये देख लिया हमने। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा एक और पैटर्न का क्वेश्चन है, उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी कि जो सिंपल नंबर हम लिखते हैं 0 0 0 वाले टर्म्स में, उसमें एक्सप्रेस करना है। तो ये एक डेसिमल नंबर है जो 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमें आता है, हम इसे सॉल्व करेंगे और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। सो दिस इज 2.347 इंटू क्या हो जाएगा 5 टाइम्स 0 होगा ना, यहाँ 10 to the power 5 है तो ठीक। सो दिस इज 1 लाख, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जब डेसिमल वाले नंबर को इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल सिंपली शिफ्ट होते जाता है इस डायरेक्शन में, राइट साइड में। अब यहाँ पे डेसिमल 3 टाइम्स शिफ्ट होगा, ठीक। पहले ये 3 के इधर गया 4 7, 3 टाइम्स शिफ्ट होने के बाद अब इसके पास जगह तो नहीं बची, तो ये जो 3 zeros है ये तो डेसिमल को रिमूव करने में चले गए, बाकी के 2 zeros इसके साथ लग जाएंगे। सो दिस विल बी 2 3 4 7 0 0। तो ये हो जाएगा हमारा यूजुअल फॉर्म इस स्टैंडर्ड फॉर्म का। क्लियर है। अब देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो ये जो नंबर है ये है 3.6, है ना, इसे हम लिख सकते हैं 36/10, ठीक। और 10 to the power -4 को हम लिख सकते हैं 10 to the power 1/10 to the power 4, है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब इसे हम लिख देंगे 36 इंटू 10 to the power 5। अब ये जो 10 to the power 5 है, जब हम इससे 36 को डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा 0.00036, है ना, क्योंकि ये 36 जो है इसके बाद अगर हम एज्यूम कर लें कि डेसिमल है तो 10 to the power 5 का मतलब है कि उस डेसिमल को इस पोजीशन से 5 प्लेस आगे आना होगा, है ना, तब ये डेसिमल यहाँ आएगा। सो दिस इज 0.00036, यानी इसी को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। क्लियर है ये दोनों क्वेश्चंस कि कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में करेंगे। इसके लिए जो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है डेसिमल का, उसे तुम लोगों को अच्छे से वो चीज़ आनी चाहिए। क्लियर है। तो आज के क्लास में हमने इस चैप्टर का लास्ट पार्ट कवर कर लिया है। आई होप आज की क्लास में सारे कॉन्सेप्ट्स तुम लोगों को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है हमारे बुक में उसे डिस्कस करेंगे।
ठीक है, चलो तब तक तुम लोग इस टॉपिक को और बाकी सारे टॉपिक को रिवाइज करो. टिल देन, थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल.